स्टे ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में हम सभ्यताओं की बात कर रहे थे और सभ्यताओं में कई स्थलों की बात कर चुके हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चौंदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा की बात करेंगे साहब। देखिए, ये स्थल जो है एकमात्र ऐसा स्थल है जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, कहीं का भी इतिहास हो, ये स्थल बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो 10+2 की परीक्षा में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, महिला सुपरवाइजर में से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में से क्वेश्चन पूछा गया है। सारी छोटी मोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक की, चाहे वो IAS तक की परीक्षा हो, उनमें सब में इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और वर्तमान में ये स्थल जो है बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में से किसी स्थल में से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसी को पकड़ा जाता है। तो यहाँ इस स्थल को आपको बारीक तरीके से पढ़ लेना है। और देखिए, ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, मैंने कहा राजस्थान की सभ्यता है और आपको बस समझना है। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करूँगा कि जब मेरा वीडियो स्टार्ट होता है तो वहाँ आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाया करो, और जैसा ही मैं अपने मुख से बोलता जा रहा हूँ वैसे ही आप नोट करते जाया करो। ठीक है, पुश किया वीडियो लिख लिया, पुश किया वीडियो लिख लिया, इस तरीके से, जिससे आपका सिलेबस भी कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा। मैं हूँ आपके साथ में, क्योंकि मेरा संकल्प है आपका सिलेक्शन। इस तरीके से देखिए, अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। देखिए, ये सभ्यता जो है, मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, तो बारीक तरीके से लेके चलते हैं। ये राजस्थान का स्थल है, ये राजस्थान। आप देखिए, ये कालीबंगा शब्द अगर पूछा जाए तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द माना जाता है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि भाई कालीबंगा जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द माना जाता है, तो आपको करना है सिंधी भाषा का शब्द। और देखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को जोड़ के पढ़ा करो आप। जैसे सिंधी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंधी भाषा संविधान में कौन से नंबर की भाषा है, तो वहां आपको कहनी है 15वें नंबर की भाषा है। अगर और ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाए संविधान में से कि भाई भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो आपको 8वीं अनुसूची कर देना है। इस तरीके से भाग पूछ लिया जाए, अनुच्छेद पूछ लिया जाए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, और तभी जो है ये क्वेश्चन जो है हल हो सकते हैं। अब देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे कालीबंगा की बात करें तो ये स्थल, ये जो शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कालीबंगा जो स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां नगर माना जाता है। अगर आपसे यही पूछ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां नगर कौन सा है, तो आपको वहां कहना है कि सब कालीबंगा है। या आपसे पूछ जाए कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख नगर माना जाता है, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, जो भी है, तो आपको वहां करना है कालीबंगा जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां नगर माना जाता है। चलिए देखिए, अब इसके बारे में और अगर बात करें कि भाई इसकी स्थिति कहां पर है, इस राजस्थान में ये स्थित है, तो ये कहां पर है, तो ये राजस्थान में, ये अगर आपको जिलों की स्थिति पता है, राजस्थान का मैप आपने भरना सीख लिया होगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको इंडिया का नक्शा और राजस्थान का जो नक्शा है वो भरना सिखा दूंगा। इसके साथ साथ मैं सभ्यताओं के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ मैं आपको कला संस्कृति की बात करता चला जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कला संस्कृति पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा ये कालीबंगा जो स्थल है ये राजस्थान की उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर किस भाग में है? ये उत्तरी भाग में है साहब, उत्तरी भाग में स्थित है। अगर आपसे यही क्वेश्चन आ जाए, कभी पूछा नहीं गया, अगर आपसे बाय द वे ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान के कौन से हिस्से में स्थित है, ऑप्शन में 4 हूं, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, तो आप वहां ये करोगे कि भाई ये कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी आपने अगर मैप की स्थिति देखी हो तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है हनुमानगढ़ जिला है और ये गंगानगर है, तो आपको यहाँ कर देना है, ये हनुमानगढ़ जिले में, यानी उत्तरी स्थिति जो है उत्तरी भाग में स्थित है। लेकिन सही में इसकी स्थिति पूछ ली जाए कि भाई इसकी स्थिति प्रॉपर रूप से कहां पर है, राजस्थान के उत्तरी भाग में है, लेकिन है कहां पर, तो आपको देखिए इसकी स्थिति देखी जाए तो ये राजस्थान में है, और राजस्थान का भी
एक जिला है हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले का, और एक नदी बहती है घग्गर नदी, घग्गर नदी। अब देखिए यहां पर ये स्थित, ये जो स्थल है वो स्थित है, मैंने कहा कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये राजस्थान में अभी एसटीसी की जो परीक्षा लगी है उसमें ये अभी एक क्वेश्चन पूछा गया 2019 में शायद, उसमें ये पूछा गया कि कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, लेकिन उसमें हनुमानगढ़ जिला नहीं था, उसमें गंगानगर दे रखा था, जो कि पूर्णतः गलत मान लिया गया और बोनस अंक बच्चों को मिल गए। लेकिन आपको जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, और ध्यान भूल जाना सब कुछ, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि हाँ भाई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अच्छा, ये घग्गर नदी जो है इसे वर्तमान में जब नदी रोपे पढ़ोगे आप, भूगोल पढ़ोगे, तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये घग्गर नदी जो है इसे वर्तमान में मृत नदी कहा जाता है, इसे नट नदी की संज्ञा दी जाती है, इसे लेटी हुई नदी कहा जाता है, इन नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन अगर आपसे थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि भाई ये कालीबंगा जो स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन घग्गर नदी तो वर्तमान में कहती हैं, इस घग्गर नदी के स्थान पर पहले कौन सी नदियां बहती थी, तो आपको देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो आपको ये कर देना है कि भाई सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी, और सरस्वती नहीं हो तो आपको ये कर देना है दृष्टि नदी है। ये दो नदियां हैं, यानी सरस्वती नदी का ही प्राचीन नाम ये मिलता है, तो आपको बस दोनों नाम दिखाई दे टिक कर देना है। मैंने कहा पुनः सुन लीजिए आप, ये घग्गर नदी जो है इसके स्थान पर प्राचीन काल में सरस्वती और दृष्टि नदियां बहती थी। अब सरस्वती नदी के बारे में अगर बात करें तो सरस्वती नदी को नदियों की जननी कहा गया है, इसे नदी तमा कहा गया है, माती तमा कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ नदी बताया गया है। और अब ये परीक्षा में पूछा गया है सरस्वती नदी के बारे में, ये प्राचीन काल की सबसे पवित्र नदी है। वहां गंगा भी ऑप्शन में था, लेकिन आपको गंगा नहीं करना है, आपको सरस्वती करना है। मैंने कहा अगर आपसे कभी पूछ ले जाए कि भाई प्राचीन काल की सबसे पवित्र नदी है, तो आपको वहां करना है सरस्वती नदी है। इसके अलावा देखिए मैंने कहा घग्गर नदी के स्थान पर ये नदियां बहती थी, लेकिन इस कालीबंगा की अगर बात करें कि भाई कालीबंगा ये स्थल है, ये एक कांस्य युगीन स्थल माना जाता है। कैसा? कांस्य युगीन, कांस्य युगीन स्थल माना जाता है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य काल की मानी जाती है। मैंने कहा पहले इतिहास में जो पहला काल आया वो पाषाण काल था, पत्थरों का काल, कुछ नहीं था उसमें, सब पत्थर थे। लेकिन उसके अलावा आदमी ने फिर एक धातु खोज ली, सब कौन सी? तांबा। तो दूसरा काल क्या आया? आदमी पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगाया, तो ताम्र पाषाण काल कहलाया। लेकिन तीसरा जो काल आया उसमें अपनी सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। देखिए उसी सभ्यता का एक ये स्थल माना जाता है, तो ये कहां से युगीन स्थल माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है, लोह काल की है, महाकाव्य काल की है, कांस्य काल की है, ताम्र काल की है, तो इस तरीके से आएंगे तो आपको वहां करना है ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। लेकिन देखिए इसकी खोज की अगर बात करें कि भाई इसकी खोज कब की गई, तो बड़ा महत्वपूर्ण मूवमेंट है। मैंने कहा एक एक पॉइंट इसके बड़े इतने महत्वपूर्ण हैं कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर जो है। मैंने कहा इसकी खोज अगर बात करें तो इसकी खोज 1952 में, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साहब। खोज की बात करें तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। लेकिन अगर इसकी खुदाई की बात करें कि भाई इसके उत्खनन कार्य कब किया गया, तो इसका उत्खनन कार्य जो किया गया, यहां से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साहब। इसका उत्खनन कार्य जो किया गया वो 1961 से 1969 तक दो व्यक्तियों के मध्य किया गया था। एक तो बीवी लाल और दूसरा है बीके
थापर। मैंने कहा इसका उत्खनन कार्य 1961 से 69 तक बीवी लाल और बीके थापर के निर्देशन में किया गया। बीवी लाल का मतलब है ब्रजवासी लाल, ठीक है, और बीके थापर का मतलब है बालकृष्ण थापर। इनके पूरे नाम नहीं आते, जो नाम शॉर्ट में फेमस हो गए वो इतिहास में शॉर्ट में ही आएंगे सब, तो आपको ध्यान रख लेना है। वैसे आप कर सकते हैं, अगर बाय द वे कभी पूरा नाम आ जाए तो, कभी नहीं आता। इसका उत्खनन कार्य 1961 से 69 तक बीवी लाल और बीके थापर के निर्देशन में किया गया। जब इसमें खुदाई का कार्य किया गया तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी स्थल हैं, ज्यादातर स्थलों में खुदाई कार्य किया गया तो टीले प्राप्त हुए। यहां से भी टीले प्राप्त हुए सब। अब यहां से ऐसे टीले प्राप्त हुए, एक तरफ तो पूर्वी टीला है, दूसरी तरफ पश्चिमी टीला है। ये दोनों टीले जो हैं, इन दोनों के पास में एक सुरक्षा प्राचीर लगी हुई है। और ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैं आपको टीलों के बारे में बता नहीं रहा हूं, लेकिन जहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टू द पॉइंट, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला है जो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, इसके अलावा चौंगलों में मिला है, लोथल में मिला है। तो ऐसे ही यहाँ से भी टीले मिले हैं 2। अब यहाँ से जैसे टीले मिले हैं, तो एक तो पूर्वी टीला है, दूसरा पश्चिमी टीला है। दोनों के ऊपर जो है ये सुरक्षा प्राचीर लगी हुई है, और इन दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार लगी हुई है जिससे ये दोनों एक दूसरे से विभाजित कर दिए गए हैं। लेकिन हमें मतलब है, देखिए ये जो पश्चिमी टीला है, यहाँ इसी प्राक हड़प्पा काल कह सकते हैं सब, ठीक है। तो आने वाले समय में अभी बताऊंगा तुरंत ही। तो आपको देखो जुड़ जाना है, जब इसकी खुदाई कार्य हुआ तो इनकी खुदाई से टीलों से क्या प्राप्त हुआ, तो साक्ष्य के रूप में। अब यहां से पूछे जाएंगे आपसे जो मूवमेंट है। देखिए पढ़ने का एक अलग ही ऐसा सिस्टम होता है कि आप एक तरह से अनभिज्ञ होकर पढ़ें कि हमें तो आता ही नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सबने, चाहे राजस्थान लेवल के हो चाहे इंडिया लेवल के हो, कहीं की परीक्षा दी हो तो कुछ ना कुछ इसके बारे में सुना होगा। लेकिन अभी आपको क्रम से पढ़ लेना है कि भाई इसकी खोज खुदाई कब हुई, कहाँ पर स्थिति है, किस भाषा का शब्द है, कौन सा नगर कहा जाता है, कौन से राजस्थान के हिस्से में है, कौन से काल की सभ्यता मानी जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन आप। अब देखिए मैंने कहा साक्ष्यों की अगर बात करें तो इसकी साक्ष्यों में बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है, हमेशा सबसे पहले जो उठाया जाता है, मैं उसी की बात करूंगा। जी हाँ, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता चला जाऊंगा, आपको बस समझ लेना है। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे खेत में जुताई बुवाई होती है, तो ऐसे ही यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टू द पॉइंट पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र स्थल है जहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो आपको ऐसे कर देना है, ये कालीबंगा है। अब देखिए अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए और ये नहीं आए और दूसरे तरीके से पूछ जाए और वो कह दे आपसे कि भाई विश्व में सबसे पहला जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको आराम से ये कर देना है कालीबंगा है। देखिए मैंने कहा कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये इस तरीके से नहीं आए, अगर इस तरीके से आ जाए कि विश्व में सबसे पहले, विश्व दुनिया की संसार की बात कर रहा हूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे पहला या सबसे प्राचीन जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको यही कर देना है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए यहीं से हल चलाने के प्रमाण मिले हैं, यहीं से हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, हल चल रहे हैं तो उन्हीं को हम कूण कह सकते हैं, उन्हीं को कूण कह सकते हैं। जैसे आपने खेतों में जुताई बुवाई देखी होगी तो कूण बन जाते हैं, ठीक है, वही कूण है। तो यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य, हल चलाने के प्रमाण अर्थात कूण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये तीनों जो बात हैं एक ही हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नामों से पूछी गई हैं। इसके अलावा देखिए यहां से एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण, यहां से एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं सर, बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण, एकमात्र स्थल है जहां से ये एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो वर्तमान में, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए 2 फसल कौन कौन सी थी, तो देखिए
आपको कर देना है गेहूं और जौ, ये दो फसल मिली हैं। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा, नीचे खेत में चना कर दिए और ऊपर जो है सरसों कर दी, ठीक है, उसमें ही मसूर डाल दी, मटर डाल दी, चार चार फसल हो गई, ठीक है। ऐसे ही गेहूं और जौ एक साथ मिले हैं, तो यहां से एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो स्थल है कालीबंगा जो स्थल, यहां से हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड के साक्ष्य, हवन कुंड बड़ा महत्वपूर्ण है, जो अपन यज्ञ करते हैं, इस तरीके से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो आपको ये कर देना है, यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं साहब। ये अभी जो है महिला सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आपको ये कर देना है कि हवन कुंड से, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अब जब अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, हवन कुंड मिले, तो यहीं से राख के साक्ष्य मिले, राख मिली है सब, तो राख के साक्ष्य हो गए। इसके अलावा यहीं से अब जब हवन कुंड मिला है, राख मिली है, उसमें कुछ हड्डियां मिल गई, तो विद्वानों ने अनुमान लगा लिया कि साहब ये जो लोग हैं वो पशु बलि दिया करते होंगे। तो पशु बलि या बलि के साक्ष्य अगर पूछ ले जाए, तो आपको ये कर देना है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए, जब इस स्थल के लोग यानी कालीबंगा संस्कृति के लोग, कालीबंगा सभ्यता के लोग जब अपना भवन निर्माण करते थे, तो ये अपना कच्ची ईंटों का जो है वो उपयोग करते थे। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो आपको कालीबंगा करना है। लेकिन अगर पक्की ईंटों के लिए क्वेश्चन आ जाए, हालांकि कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे ये लोग, लेकिन कच्ची ईंटों के लिए या कालीबंगा से क्वेश्चन आएगा, और पक्की ईंटों के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा वो मोहनजोदड़ो से आएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेने हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ से ये एकमात्र स्थल है, ये एकमात्र स्थल है कालीबंगा जहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको कालीबंगा कर देना है। और कई विद्वानों ने ऐसा अनुमान भी लगा लिया कि जब भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये सभ्यता का जो विनाश हुआ वो भूकंप आने के कारण हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ से और क्या साक्ष्य प्राप्त हुए साहब, यहाँ से ऊंटों के अस्थि पंजर मिले हैं साहब, बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है, ऊंटों के अस्थि पंजर, ऊंटों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, यानी ऊंटों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं सब यहाँ से। इसके अलावा ये तो ऊंटों की हड्डियां हो गई, अगर घोड़ों की हड्डियां पूछ ले जाए तो टोटला कर लेना है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंने कहा कालीबंगा की खुदाई से ऊंटों के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ से और भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से बेलन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? बेलन, रोटी बनाने का जो होता है, बेलन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहरें अगर पूछ जाए तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा देखिए, मोहरों से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं कि सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक लिखित मोहरें जो हैं वो हड़प्पा से मिली हैं, अलंकृत मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। इसके अलावा तुम्हारा बेलनाकार मोहरें पूछ जाए कालीबंगा से मिली है, बटन के आकार की मोहरें पूछ जाए लोथल से मिली हैं। एकमात्र स्थल जहां से कोई मोहरें प्राप्त नहीं हुई है वो रंगपुर को माना जाता है। इसके अलावा देखिए, यहां से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, यहां से बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जो वर्तमान में जैसे तंदूर को हम देखते हैं तो नीचे से जो पोताई हो रही है उसकी, इस जो कालीबंगा में मिला है उससे ये प्रतीत होता है कि वर्तमान जैसे तंदूर ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए और भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास, जी हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मूल उपज मानी जाती है। हमारी मूल उपज मानी जाती है कपास,
जिसे समकालीन सभ्यताओं में सिंडन कहा जाता था। अगर या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में के लोग जो हैं वो सिंडन किस फसल को कहते थे, तो आपको वही कर देना है कपास। और कपास के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं साहब। इसके अलावा देखिए यहाँ से और भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर और बात करें, देखिए यहाँ से पत्थर के बांट मिले हैं, पत्थर के बांट मिले हैं, चौंदड़ों से भी मिले हैं सब। यहाँ से पत्थर के बांट मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है, यहाँ से मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से देखिए और भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ से कांसे का आईना प्राप्त हुआ है, यहाँ से कांसे का आईना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से कांसे का स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। आपको इतना समझ लेना है, हड़प्पा सभ्यता की देन। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये करना होता है स्वास्तिक चिन्ह, लेकिन हम जिस तरीके से बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह को, ये अलग तरीके का है, थोड़ा उल्टा बना देना है। हम सीधे तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हमारा पद्धति है, लेकिन ये इस तरीके से मिला है। तो यहाँ से कांसे का आईना मिला है, कांसे का स्वास्तिक चिन्ह मिला है, यहाँ से मिट्टी का पैमाना मिला है, पत्थर के बांट मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा देखिए यहाँ से तावे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, तावे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से यानी कि कालीबंगा की जब खुदाई हुई तो यहाँ से तावे की कुल्हाड़ी मिली है साहब, तावे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, तावे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से युग्म समाधियां मिली हैं साहब, युग्म समाधियां मिली हैं, यहाँ से युग्म समाधियां मिली हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि सती प्रथा के अगर साक्ष्य पूछ ले जाएं तो आप एक झटके में कालीबंगा कह सकते हैं। यहाँ से देखिए और भी साक्ष्य हैं, यहाँ से तुम्हारा कलश शवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कलश शवादान। अगर आपसे पूछा जाए कि कलश शवादान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आपको कालीबंगा कर देना है। अब देखिए अगर कलश शवादान नहीं आए तो ऐसे आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से तीनों समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीनों समाधानों का मतलब है तीन प्रकार के समाधान हैं, आंशिक है, पूर्ण है और कलश है। आंशिक, पूर्ण और कलश है। इस तरीके से ये तीनों समाधानों के साक्ष्य, समाधान का होता मतलब है एक तरह से जो अपन मृत्यु की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हैं और तीनों चरणों के साक्ष्य यानी तीनों समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब तीन समाधान किस तरीके से हैं, आंशिक है, पूर्ण है और कलश है। मैं इनको विस्तार से बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में तीन प्रकार से समाधान मिलते हैं। हड़प्पा में लोग मृत शरीर को दफना देते, मोहनजोदड़ो में मृत शरीर को जलाते थे। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें तीन तरीके के समाधान हैं, आंशिक, पूर्ण और कलश। आंशिक समाधान वो समाधान है कि अगर इस सभ्यता में कोई आदमी मर गया तो उस मृत शरीर को ले जाकर जंगलों में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और उनसे जो पशु पक्षी जब खा लेते थे तो उनसे जो बची कुछ हड्डियां थी उनको लाकर नमक आदि किसी वस्तु के साथ उनको जमीन में दफना दिया जाता था। ये होता था तुम्हारा आंशिक समाधान। इसके अलावा पूर्ण समाधान कि जब कोई आदमी सभ्यता में मर जाता था तो उस मृत शरीर को ले जाकर, जैसे मुसलमान लोग जो हैं दाह संस्कार करते हैं, सॉरी दाह संस्कार नहीं करते हैं, वो दफनाते हैं, तो जिस तरीके से दफनाते हैं उस तरीके से ही पूर्ण संस्कार होता था। पूर्ण समाधान कि जैसे कोई भी मृत शरीर लिया तो उसको गड्ढे में उसका सर जो है उत्तर की तरफ और उसके पैर जो हैं दक्षिण की तरफ कर देते साहब।
ये पूर्ण समाधान आज हम मुसलमान जो करते हैं वो यही पद्धति अपनाते हैं। ठीक है, आपने बड़े बूढ़े की मुंह से कभी सुना होगा कि इधर उत्तर की तरफ मुंह करके मत सोवे, सिरानो करके नहीं सोवे, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिक है। क्योंकि प्राचीन काल में जब कोई आदमी मर जाता था तो उन्हें जो है जब दफनाया जाता था तो उनका सर जो है उत्तर की तरफ कर दिया जाता था। उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा देखिए कलश समाधान ये सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा समाधान था, सबसे प्रमुख समाधान माना जाता है। कलश समाधान वह समाधान था कि जब कोई आदमी सभ्यता में मर जाता था तो उसका दाह संस्कार किया जाता था। दाह संस्कार करने के बाद उनसे जैसे अस्थियां बचती, उन अस्थियों को लेकर एक कलश में रखकर, जो हांडी टाइप की होती थी, उस कलश में लेकर और फिर उस कलश को जमीन में दफना दिया जाता था। आजकल हम उन अस्थियों को ले जाकर गंगा नदी में बहाने जाते हैं, ऐसे ही वो लोग कलश में रखकर और जमीन में दफना देते थे। तो वो कलश समाधान था और सबसे प्रमुख समाधान कलश समाधान ही माना जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ से और भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सांडों के पैरों की जुड़वा मूर्तियां मिली हैं, तो सांडों के पैरों की जुड़वा मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा यहां से और भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे यहां से कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा अगर पूछ लिया जाए तो यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए मैंने कहा कालीबंगा से इतने सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल बता देता हूं आपको, बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य बता देता हूं। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, लेकिन यहां से इसकी खुदाई में एक 6 छेद वाली खोपड़ी प्राप्त हुई है साहब। 6 छेद वाली खोपड़ी प्राप्त हुई है, यानी कि अर्थात एक खोपड़ी ऐसी है साहब जहां 6 छेद है साहब, 6 छेद कर डाले हैं। ठीक है, ये जो 6 छेद है तो इसको एक अन्य नाम दे दिया, इसको शल्य चिकित्सा कह दिया गया साहब कि साहब शल्य चिकित्सा के अवशेष हैं साहब। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं आजकल, वैसे ही मान लिया जाता है कि ये शल्य चिकित्सा के अवशेष हैं। इसके अलावा चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ जाए कि एक 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, या आपसे ये पूछ जाए कि भाई शल्य चिकित्सा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भी आपको क्या कर देना है, कालीबंगा कर देना है। देखिए ये कालीबंगा जो है ये एक प्राक हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। अगर आपसे यही पूछ जाए प्राक हड़प्पा कालीन स्थल पूछ जाए कि निम्न किसमें से प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, हड़प्पा से पहले का स्थल, तो आपको कालीबंगा कर देना है। इसके अलावा देखिए अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ पूछ जाए तो आपको निडर होकर बेझिझक होकर आपको कर देना है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। मैंने कहा काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। इसके अलावा देखिए ये कालीबंगा जो स्थल है इसे विद्वानों के द्वारा दीनहीन बस्ती कह दिया गया। दीनहीन बस्ती, मैं इसे एक और नाम दे सकता हूं, मैं इसे गरीब बस्ती कह सकता हूं। गरीब बस्ती अगर आपसे पूछा जाए कि दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है कालीबंगा स्थल, जिसे दीनहीन बस्ती कहा दिया गया, यानी कि गरीब बस्ती कह दिया गया। हुआ क्या कि जैसे कि इस सभ्यता का, हालांकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर माना जाता है, नगरों में इसकी गणना है, लेकिन ये एक गरीब बस्ती थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो तुम्हारा स्थल है मोहनजोदड़ो, उससे कंपेयर किया गया इसका कालीबंगा का, तो कहीं ना कहीं ये स्थल जो है उस मोहनजोदड़ो की अपेक्षा में थोड़ा दयनीय मिला, दयनीय स्थिति में मिला। इसलिए विद्वानों ने ये नाम दे दिया कि साहब गरीब बस्ती है, ये दीनहीन बस्ती है। जैसे हम लोग जो हैं
अपने गांव कंपेयर अगर किसी शहर से करें, चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, जयपुर हो, कोई और अन्य शहर हो, तो उन अपने गांव का कंपेयर उस शहर से करेंगे तो हमारा गांव कहीं ना कहीं एक दयनीय स्थिति में मिलेगा। यानी कि जैसे कि शहर में अच्छे मकान हैं, हमारे गांव में जो कि झोंपड़ियां मिल सकती हैं। हमारे गांव में टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन शहर में अच्छी सड़कें मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सिटी जो है, शहर जो है, नगर जो है, वो संपन्न स्थिति में मिल गया। तो ऐसे ही ये थोड़ा दयनीय स्थिति मिला, इसलिए इसे नाम दे दिया गया, दीनहीन बस्ती कह दिया गया, इसे गरीब बस्ती कह दिया गया। इसके अलावा ये कालीबंगा जो स्थल है, कालीबंगा जो स्थल है, इसकी खोज का जो अभियान प्रारंभ किया, इसकी खोज का सर्वप्रथम अभियान जो प्रारंभ किया गया वो 1887 में एलपी टेशीटरी के द्वारा किया गया। एलपी टेशीटरी के द्वारा इस कालीबंगा स्थल की खोज का अभियान प्रारंभ हुआ, किया गया। लेकिन अगर आपसे खोज पूछ जाए तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा, लेकिन खोज का अभियान पूछ जाए कि कब प्रारंभ कर दिया तो 1887 में एलपी टेशीटरी के द्वारा। ये इटली के हैं, इटली के विद्वान हैं, तो इनके द्वारा ये कालीबंगा की खोज का अभियान प्रारंभ कर दिया। देखिए, मैंने कहा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको टू द पॉइंट समझ लेना है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई, खुदाई किसके द्वारा की गई, जब खुदाई कब की गई तो इसमें क्या प्राप्त हुआ, इतने सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा इसे 5वें नगर की संज्ञा दे दी गई, राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है, कांस्य युगीन स्थल माना जाता है, दीनहीन बस्ती माना जाता है, प्राग हड़प्पा काल का माना जाता है। इसके अलावा इसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, हर तरीके की कई परीक्षाओं में पूछा गया है। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है। इसके अलावा खोज का अभियान प्रारंभ किया गया। अच्छा देखिए, वीडियो आपको कैसी लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साइड में बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो आते ही आप तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर हो सके तो दोस्तों को शेयर करना, जिससे आपके साथ साथ वो भाई भी इस जो मेथड है उसका फायदा उठा सके, लाभ उठा सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।